हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण में से समास के टॉपिक को पढ़ेंगे। समास समास किसे कहते हैं? समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्त। अब देखो, संक्षेप किसे कहते हैं? संक्षेप यानी कि छोटा रूप, कम करना, समाहार करना, थोड़े में कोई बात को कहना या विस्तृत की गई बात को संक्षिप्त रूप में करना, यह होता है संक्षेप। तो यह शाब्दिक अर्थ समास का है। जैसे राजगुरु। अब देखो, यहाँ आपको एक शब्द दिया गया है राजगुरु, जिसका विस्तृत रूप है, जिसका अर्थ है राजा का गुरु। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। लेकिन जब हमने इसको शब्दों के रूप में लिखा, समस्त पद के रूप में लिखा, तो इसको संक्षिप्त करके लिखा, तो यह बन गया राजगुरु और देशभक्ति। समास किसे कहते हैं? परिभाषा: दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर बने हुए, शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। अब देखो, अधिक शब्दों से मिलकर बने गए सार्थक शब्द, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सार्थक और एक होते हैं निरर्थक। सार्थक शब्द वह होते तो सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास के दो पद होते हैं। समास के कितने पद होते हैं? दो पद होते हैं। माखन चोर, हमने एक शब्द लिया है माखन चोर। इसमें आपके पास दो शब्द हैं, एक है माखन और एक होता है चोर। ठीक है, तो माखन जो हमारा है वो है पूर्व पद। पहले शब्द को, प्रथम शब्द को क्या कहा गया है? पूर्व पद। और चोर को उत्तर पद कहा गया है। पहले पद को क्या कहा गया है? पूर्व पद। और दूसरे पद को क्या कहा गया है? उत्तर पद। तो समास के अंदर परिभाषा में आपके सामने आया है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो दो शब्द से मिलकर जब नया शब्द बनता है, तो दो शब्द कौन से हैं? एक शब्द है माखन, मक्खन, और दूसरा शब्द है चोर। जब हमने इसको पूर्ण रूप में बनाया, जब हमने इसको एक साथ जोड़ दिया, तो यह शब्द बना माखन चोर। तो इसे कहा जाता है समस्त पद। इस पद को क्या कहा जाता है? समस्त पद। जब दोनों ही शब्दों को हम मिला देते हैं, तो हमारे सामने एक नया शब्द बनता है माखन चोर, जिसे कि समस्त पद कहा जाता है। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, आपके पास प्रश्न आता है कि माखन चोर का समास विग्रह कीजिए। तो जब समास विग्रह करेंगे तो हम इसमें विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो हम इसके लिखेंगे माखन को चुराने वाला। क्या करेंगे समास विग्रह? माखन को चुराने वाला अर्थात कृष्ण। तो इसको क्या कहेंगे हम? समास विग्रह, क्योंकि हमने इसमें विभक्ति का प्रयोग किया है, इसका विग्रह किया है। और समस्त पद माखन कहा जाता है, दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इसमें समस्त पद का प्रयोग किया जाता है। जब शब्दों को मिला दिया जाता है तो समस्त पद बन जाता है, और जहां विभक्तियों का प्रयोग करके उसे अलग कर दिया जाता है, वह समास विग्रह कहलाता है। अब देखो, समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। हमें समास को याद करने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक लिखाई है, अब तक दादा। याद करने का एक ट्रिक है, अब तक दादा। अब ऐसे अव्ययीभाव समास, बैसे बहुव्रीहि समास, तैसे तत्पुरुष समास, कैसे कर्मधारय समास, दैसे द्वंद्व समास और दैसे
द्विगु समास। तो ये आपके 6 समास हो गए और 6 समास को याद करने की मैंने आपको ट्रिक भी बता दी। अब तक दादा आपको ये एक शब्द याद करोगे तो इससे आपके समास के जो भेद है वो आपको याद हो जाएंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं समास का भेद, द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व के अंदर आपको पता है कि जैसे द्वंद्व किसे कहा जाता है? लड़ाई झगड़े को, ठीक है ना। द्वंद्व समास, इसमें एक तो आपके शब्द विपरीत होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के विपरीत होते हैं और इसमें प्रथम पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है? प्रथम पद भी प्रधान माना जाता है और इसका उत्तर पद भी प्रधान होता है। दोनों ही प्रधान होते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और विपरीत भी होते हैं। इन दोनों के बीच में योजक चिन्ह का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसको समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि एक दूसरे के विपरीत भी होती हैं, एक दूसरे के पूरक भी होते हैं और दोनों ही पद प्रधान होते हैं और योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो इसकी परिभाषा, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो और दोनों के बीच में योजक चिन्ह या आए तो द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण, दिन रात। दिन रात एक दूसरे के विलोम हो गए, माता पिता एक दूसरे के पूरक हो गए। तो हम जब इसका समास विग्रह करेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? और का प्रयोग करेंगे। दिन रात का विग्रह करते समय हम किसका प्रयोग करेंगे? और का। दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। आगे पीछे, आगे और पीछे। देश विदेश, देश और विदेश। घास फूस, घास या फूस। नर नारी, नर और नारी। दाल भात, दाल और भात। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। हरी हर, हरी और हर। 99, 90 और 9। आजकल, आज और कल। इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी है। तो आपको समझने के लिए यह ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा कि जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, जिसके बीच में योजक चिन्ह हो और दोनों एक दूसरे के विपरीत हो और वहाँ पर विग्रह करते समय और का प्रयोग किया जाएगा, तो वह द्वंद्व समास होता है। अब है दूसरा समास आपका द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और उत्तर पद। द्विगु समास, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो। क्या हो? संख्यावाचक विशेषण और उत्तर पद प्रधान हो तो वह द्विगु समास वाचक विशेषण हो। क्या हो? संख्यावाचक, जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया हो और उत्तर पद यानी कि दूसरा पद उसका प्रधान हो तो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस प्रकार से चौराहा, 4 राहों का समूह। देखो इसका पहला शब्द जो है, पहला जो शब्द है वो चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह है। तो 4 संख्यावाची विशेषण है, तो यहाँ संख्यावाची विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब है सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समाहार। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अष्टसिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। तो यहाँ पर आपके ध्यान योग्य देने वाली बात है कि इन सभी जो उदाहरण जो आपको दिए, इन सभी शब्दों के अंदर पहला पद संख्यावाची विशेषण है और उत्तर पद प्रधान है। तो वहाँ पर कौन सा समास हुआ? द्विगु समास। अब है हमारा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों पदों में, जिस समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान, उपमेय उपमान यानी कि तुलना, जिस किसी वस्तु की प्रसिद्ध वस्तु से जब हम तुलना करते हैं तो वहाँ उपमेय और उपमान होता है। विशेषण या विशेष्य परस्पर तुलना का संबंध होता है, वहाँ पर कर्मधारय समास कहलाता है। उदाहरण, आपको उदाहरण दिया गया है
जैसे विद्याधन, विद्याधन, विद्या है उपमेय और धन है उपमान। काली मिर्च, काली है आपकी विशेषण और मिर्च है आपका विशेष है। अब आगे आपको उदाहरण के अनुसार समझाया गया है। मृग नयन, मृग के समान नयन, किसके समान नयन? मृग के समान। देखो मृग के समान नयन, तो तुलना आंखों की किसके की गई है? मृग के समान। मुख, चंद्र के समान मुख वाली, तो चंद्रमा के समान क्या कर दिया हमने? मुख कर दिया। उसके मुख की हमने विशेषता, उसकी तुलना कर दी। कर कमल, कर कमल के समान हाथ। घनश्याम, घन के समान श्याम। महात्मा, महान है जो आत्मा, विशेषता बता रहे हैं। दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा। तो हमने यहाँ उदाहरण के अनुसार आपको कर्मधारय समास समझाया है। इसमें ये आपको ध्यान देना होगा कि जिस समास के दोनों पदों में उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य आए, तुलना का संबंध हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब आगे हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले मैं आपको पहले बताऊंगी कि आपने कारक पढ़ा है, और कारक पढ़ते समय हम विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो तत्पुरुष समास के अंदर भी कारक की विभक्तियों का प्रयोग ही किया जाता है। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो, यानी कि दूसरा पद प्रधान हो, तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप हो। लोप हो यानी कि छिपा दिया जाता है, उनको लुप्त कर दिया जाता है। जब समस्त पद हम बनाते हैं तो जितने भी परसर्ग है, जितनी भी विभक्तियां हम लगाते हैं, जैसे मैंने कह दिया रसोई घर, तो रसोई का घर, ठीक है, रसोई के लिए घर, तो हमने के लिए उसको हटा दिया, तो वहां पर क्या हो गया? लोप हो गया परसर्गों का, ठीक है ना। तो वहां कौन सा समास हुआ? तत्पुरुष समास। वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास। इसके अंदर जब हम कारक की विभक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो कारक की विभक्तियां आपको 8 बताई जाती है, जिसमें 2 विभक्तियों का प्रयोग नहीं किया जाता है। कर्ता कारक व संबोधन कारक। कौन से कारक? कर्ता कारक व संबोधन कारक का प्रयोग नहीं किया। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण तत्पुरुष समास। तो 2 विभक्तियों को हमने काट दिया, कर्ता और संबोधन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कर्म तत्पुरुष समास। कौन सा समास? कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को का लोप कर दिया जाता है। जब समस्त पद बनाते हैं तो को का लोप कर दिया जाता है, और समास विग्रह करते हैं तो को का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। अब देखो, जब यश प्राप्त है तो समस्त पद दिया गया है आपके सामने, और यश को प्राप्त यहाँ विग्रह किया है, और हमने जब इसको समस्त पद बनाया यहाँ, तो इसको को लोप कर दिया। तो यहाँ को लोप करते, यानी कि समस्त पद लिखते समय को का लोप कर दिया जाता है, तो वह कौन सा समास बन जाता है? कर्म तत्पुरुष समास। सेकंड है हमारा करण तत्पुरुष समास। कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से का यानी कि हाथ से लिखा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, तो यहाँ पर किसका लोप कर रहे हैं? से का लोप कर रहे हैं। तीसरे नंबर पे हमारा आता है संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास? संप्रदान तत्पुरुष समास। उदाहरण, रसोई घर, रसोई के लिए घर। संप्रदान तत्पुरुष संप्रदान कारक की विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। रसोई घर, रसोई के लिए घर। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, तो यहाँ पर किसका लोप हो गया? के लिए। किसका लोप हुआ?
के लिए। अब है हमारा अपदंत। अपदंत तत्पुरुष समास का नाम से पता लग रहा है कि अलग हो रही है चीज। क्या हो रही है? अलग हो रही है अपदंत तत्पुरुष में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, इसमें क्या लोप हो रहा है? से अलग होना। अब हम किससे मुक्त हो रहे हैं? ऋण से मुक्त हो रहे हैं। तो आपके पास उदाहरण दिया गया है, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, गुणहीन, गुणों से हीन, यानी कि वह गुणों से अपने हीन है, उसको अलग कर दिया जा रहा है। ठीक है ना? तो ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, यहाँ कौन सा समास हुआ? अपादान तत्पुरुष समास। अब है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। एक का दूसरे के साथ संबंध होना, संबंध तत्पुरुष समास। उदाहरण, अमृत धारा, अमृत की धारा, प्रेम सागर, प्रेम का सागर। क्या है? प्रेम सागर, प्रेम का सागर। तो यहाँ किस चीज का लोप हो रहा है? का के की संबंध बता रहा है। ये किसके साथ बता रहा है? प्रेम का सागर के साथ संबंध बता रहा है, अमृत का धारा के साथ संबंध बनाया है। तो का के की का लोप हो रहा है जब हम इसको समस्त पद बना रहे हैं। तो अमृत धारा, अमृत की धारा, प्रेम सागर अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण के अंदर में कौन सा? में और पर का, पर विभक्ति का लोप कर दिया जाता है समस्त पद बनाते समय। लोकप्रिय, लोक में प्रिय, लोकप्रिय। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अब घोड़े पर सवार, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार ही होगा वो, तो यहाँ पर क्या बना? घोड़े पर सवार। और जब हमने समस्त पद बनाया तो क्या बन गया? घुड़। अब है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? जिसका पहला पद अव्यय हो। क्या हो? जिसका पहला पद, पूर्व पद अव्यय हो। अव्यय, अव्यय के अंदर आपको एक बात ध्यान और देनी पड़ेगी। मैंने ये शब्द लिखा है अव्यय, जब हम ए को अलग कर देते हैं तो यहाँ क्या बचता है? व्यय। तो यहाँ जब ए लगा रहा है तो ए क्या है? एक उपसर्ग है। तो अब ध्यान में आपको देना पड़ेगा कि अव्ययी भाव समास में उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रयोग उपसर्ग का। तो जिसका पहला पद उपसर्ग हो, जिसका पहला पद अव्यय हो, एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए। किसके संयोग से? जिसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे का प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग वचन कारक या काल का प्रभाव नहीं पड़ता, वह अव्यय कहलाता है। और यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे आ जन्म, जन्म से लेकर, तो आ क्या है? अव्यय भी है। पूरा का पूरा शब्द आ जन्म अव्यय भी बन गया और आपका उपसर्ग भी है आ जन्म। तो आपके सामने ये ट्रिक है कि उपसर्ग पता लग रहा है आपको कि आ क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। और जन्म क्या है? मूल शब्द है। मूल शब्द में जब उपसर्ग जुड़ जाता है तो क्या बन गया? पूरा का पूरा एक नया शब्द बन गया, आ जन्म, जन्म से लेकर। तो अव्ययी भाव समास। अनजाने, बिना जाने, घर घर, प्रत्येक घर, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने। यथामति, यथामति, यथा क्या है? अव्यय है। यथामति, मति के अनुसार। निसंदेह, बिना संदेह के। तो पूर्व पद, अव्यय, उपसर्ग और एक ही शब्द की आवर्ती बार बार आए, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। एक ही शब्द की आवर्ती, जैसे मैंने यहाँ एक ही शब्द दिया है घर घर। देखो, घर एक शब्द है, जब दूसरा शब्द दिया तो एक ही शब्द की आवर्ती बार बार आई, तो वहां पर क्या बन गया? अव्यय, एक ही शब्द की पुनरुक्ति हो गई। तो वहां पर हमारा कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। अब हमारा समास है बहुवीरी समास। बहुवीरी समास में ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद प्रधान होता है। इसमें दोनों ही पदों की प्रधानता न रहकर तीसरे पद की प्रधानता होती है, यानी कि तीसरे पद का अर्थ आता है, तीसरा ही अर्थ आता है बनकर, तो उसे बहुवीरी समास कहते हैं।
या अर्थ के बारे में बताए उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। जैसे विषधर, ना तो इसके विष का अर्थ है ना ही धर का, क्योंकि विष क्या होता है? जहर, धर धारण करना, दोनों का ही अर्थ नहीं हो रहा, लेकिन तीसरा अर्थ दे रहा है। देखो, विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। कौन धारण करता है विष को? शिव जी धारण करते हैं। तो विष को धारण करने वाला अर्थात शिव। गजानन, गज है जिसका आनन अर्थात गणेश। कौन है गज को? गज का किस, हाथी का सिर किसके ऊपर है? गणेश जी पे। तो गज है जिसका आनन अर्थात गणेश। इसका तीसरा अर्थ पता लग रहा है। दशानन, 10 है जिसके आनन अर्थात उसके सिर। किसके 10 सिर है? रावण के, अर्थात रावण। तीसरा अर्थ। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु। तिरंगा, 3 रंगों का है जिसमें, यानी कि 3 रंग है जिसमें अर्थात भारत का झंडा। किसका झंडा? भारत का झंडा। जैसे कि हम तिरंगा बोल देते हैं तो वो एक अलग अर्थ दे रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास आ जाएगा। अब देखो, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में कैसे अंतर होता है। कई बार द्विगु समास बहुव्रीहि समास भी हो जाता है, तो उसमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि हम इसको किस प्रकार से पहचानेंगे। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। तिरंगा आपको शब्द दिया हुआ है। क्या शब्द दिया है? तिरंगा। जब हम इसे लिखेंगे 3 रंगों का समाहार, क्योंकि संख्यावाची विशेषण है 3। मैंने आपको पहला बताया था कि द्विगु समास के अंदर प्रथम पद संख्यावाची विशेषण होता है। तो 3 रंगों का समाहार द्विगु समास। समास। अब हम इसी प्रकार से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर देखेंगे। कर्मधारय समास में और बहुव्रीहि समास में अंतर इस प्रकार से निकालेंगे। एक शब्द दिया गया है आपको, नीलकंठ। क्या दिया है? नीलकंठ। नीलकंठ में है नीला है कंठ जिसका। नीला कंठ, विष किसने पिया था? शिव ने, और शिव का उसी कारण से क्या कंठ हो गया था? नीला हो गया था। ठीक है, तो हमने लिखा है नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो तीसरा अर्थ निकला है, तो ये कौन सा समास हुआ? बहुव्रीहि समास। और जब हम इसको कर्मधारय समास, जब इसकी विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा? नीला विशेषण आ गया, तो नीला है जो कंठ। देखो, नीला है जो कंठ, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर। जब हम इसका समास विग्रह करेंगे और उस प्रकार से लिखेंगे कि नीला है जो कंठ, तो कर्मधारय समास आएगा। जब आपके पास प्रश्न आता है और उसमें बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास भी दिया जाए और आपके पास नीलकंठ एक शब्द आ जाए और उसमें समास विग्रह लिखा हो कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, या नीला है जो कंठ, इसमें कर्मधारय समास कौन सा है? तो आप कर्मधारय समास कौन सा पहचानोगे? नीला है, जहां पर विशेषता बताई जा रही है। नीला है जो कंठ, वह कर्मधारय होगा। और बहुव्रीहि के बारे में पूछा जाए, जहां तीसरा अर्थ निकले, तो वहां नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बहुव्रीहि समास होगा। तो इस प्रकार से आपके समास का चैप्टर है जो वो क्लियर हो गया। धन्यवाद।